अभी इस वाक़ये को, जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसको चंद घंटे भी नहीं हुए थे और इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जी हम ये मेजर्स ले रहे हैं। ना उसकी इन्वेस्टिगेशंस हुई, ना कोई इंक्वायरी रिपोर्ट बनी, ना कोई जुडिशियल कमीशन बना, यानी कि जो जो एक सिविलाइज दुनिया में जहां पर होता है कि जी कोई प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं उसकी उस इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर। बस जी एक वाकया हुआ, उसके बस विद इन 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद जो है वो डिसीजन हो रही है कि इंडिया में अगर कोई चूजा भी मर जाएगा तो जो वहाँ का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो ब्लेम कर रहा होगा कि जी देखें जी पाकिस्तान की वजह से मरा है। एंड इट एक्चुअली बिकेम अ मीम मटेरियल। धमाल मूवी का एक सीन भी ना कि उसमें वो जो आती या मनु होता है, बोलता है कि मैं खुद ब खुद कैसे आगे आ जाता हूँ। The only resourceful country which can do all that kind of thing is Pakistan, and since Pakistan also has a motive, as you said, कश्मीर के रूप में उनके पास एक मोटिव भी है to disrupt the peace and tranquility of the country, particularly to disrupt the peace and tranquility of the region, the Valley of Kashmir, जो टू नेशन थ्योरी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, उसमें क्लियरली पाकिस्तान एज अ नेशन फॉर मुस्लिम्स प्रोपगेट किया गया था। I think it's also called the Islamic Republic of Pakistan for a reason, because जो एक इस्लामिक नेशन स्टैब्लिश करने की पहली कवायद करी गई थी वो जिन्ना द्वारा करी गई थी। इंडिया में वो जनरली कभी भी एक्सेप्टेबल नॉर्म हो ही नहीं पाया। इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, किसी को भी आप ले लें, वो कभी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए हैं। इंडिया में आज भी टू नेशन थ्योरी, वी डोंट सी पाकिस्तान एज एन ऑफशूट, वी डोंट सी पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन, वी सिंपली सी पाकिस्तान एज एन ऑफशूट, एज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक। इंडिया में पब्लिक ओपिनियन यही है कि पाकिस्तान एंड टेररिज्म दे आर म्यूचुअली कंसीव्ड एज एन इंक्लूसिव टर्म। जो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड है जिस बेस के ऊपर पाकिस्तान बना है वो जो भारतीय जनता है उसको पसंद नहीं है, बट इट्स अ रियलिटी। आप उस पर जितना गुस्सा करें, उस पर नाराजगी करें, बट इट्स अ रियलिटी। अभी रिसेंटली जस्ट अ मंथ अगो एक हॉरर एपिसोड बलूचिस्तान में हुई थी, जो जाफर एक्सप्रेस का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसमें हमारे तकरीबन कोई 60+ जो शहरी हैं, जो सिविलियंस थे, वो उसमें शहीद किए गए, वो उसमें जो है वो जाबाक हुए, और उसमें तकरीबन 40 के करीब लोग जो है वो इंजर्ड हुए। तो तकरीबन ये इट्स बहुत ही हौलनाक किस्म का वो इंसिडेंट था जो वहाँ पे हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया था, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो केसेस हैं पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोपेगेट करता रहा है, पाकिस्तान ने उस हमले के बाद फौरन ये नहीं कहा, कोई स्टेट लेवल पॉलिसी ये नहीं आई कि देखिए जी इंडिया ने किया है, या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ये कहना शुरू हो गई कि चले जी हम जो है वो जो पीस ट्रीटीज हैं वो हम सस्पेंड कर देंगे, या हम इंडिया से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। पाकिस्तान की पॉलिसीज और पाकिस्तान का पब्लिक नैरेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम इज नॉट डिक्टेटेड बाय जनरल पब्लिक। पाकिस्तान की पॉलिसीज, पाकिस्तान की जनरल डिस्कोर्स इज डिक्टेटेड बाय द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। एंड अगर पाकिस्तान में इस टाइप के अटैक्स होंगे, पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मिलिट्री का बेसिक पर्पस ही है जनता की प्रोटेक्शन। अगर आप उसमें सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट, तो आपका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया। इंडिया एंड पाकिस्तान में मेजर डिफरेंस यही है पब्लिक ओपिनियन का कि इंडियन पब्लिक ओपिनियन इज मेजरली डिक्टेटेड बाय द political parties, which from time to time is dictated by which elections are coming up. So India regularly faces a lot of elections. So to garner support in these kind of elections, sometimes, I'm not saying all the time, but कुछ वाक्यों में कुछ इवेंट्स को एग्जैजरेट भी किया गया है, जहाँ पे कोई छोटी सी चीज़ हुई होगी उसको काफ़ी बड़ा करके बताया गया, जस्ट टू गार्नर पब्लिक सेंटिमेंट्स, पब्लिक इमोशंस। इंडिया में अगर हम देखते हैं कश्मीर का इशू अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ, यानी कि आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया गया, दैट वाज अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ द लोकेलिटी जो वहाँ पर रह रहे थे। और अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम उनको एतमाद में नहीं लिया गया। देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंसेस विद रिगार्ड्स टू दैट। फिर इसी तरह जो पंजाब में इश्यूज है, जो पंजाब में इंसर्जेंसीज है वहाँ पर है। फिर साउथ इंडियन जो पॉलिटिक्स है, यू नो वे बेटर देन मी, आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी एन एक्सपर्ट, बट आई एम जस्ट कोटिंग के
relying on the information that I receive from the Indian literati, इंडिया के अपने इश्यूज हैं. वो इश्यूज रिजॉल्व किए बगैर अगर इट्स इजियर थिंग कि जी हर चीज पाकिस्तान में डाल दो, क्योंकि इट हाइड्स योर ओन इनकॉम्पिटेंसीज. There's one fourth probability of any kind of activity, any kind of crime, any kind of terrorism happening in India. There's one fourth probability कि it would be perpetrated by कोई मुस्लिम ही उसको अंजाम देगा. बट रिकॉर्ड शोज अस कि इंडिया में अब तक आज़ादी से लेकर अब तक जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, disproportionately more than 80, more than 85% of all the time any kind of terrorist activities has happened on the Indian soil. That has been conducted by some Islamic fanatic is the word I would use, because I don't think everyone in Islam subscribes to that philosophy, but some Islamic fanatic. Legacy media India ki, that I agree with you, legacy media, like no one trusts them anymore, no one believes them anymore, and I think no one watches them anymore as well. I don't know like उनकी TRP आ भी कहाँ से रही है, but Indian legacy media has gone to the dogs and no one believes them. कोई उन्हें देखता भी नहीं है. But ये कहना just because कि legacy media कुछ चीज़ perpetrate कर रही है and that is wrong, that might also be wrong. Indian government is still acting with considerable wisdom. Indian government is not acting upon the rhetoric of the media, and even though genocidal rhetoric legacy media में एक genocidal mongering has become a rhetoric in legacy media, but that is not the government policy till now, and that will never be the government policy for India as far as India is concerned. इंडिया एक तरफ ये कहता है कि जी वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहता, विच इज यूएन. इंडिया कहता है कि जी हम जो यूएन के मैंडेट्स हैं, जो यूएन ने रेजोल्यूशन पास की हुई है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जो रेजोल्यूशन पास की हुई है, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते. और क्या करते हैं हम कि जी हम ये बायलैटरल इशू है, ये बायलैटरल तौर पे ही हल होगा, जिसकी वजह से शिमला एग्रीमेंट हुआ. मगर दूसरी तरफ वो फिर बायलैटरल टाइप, मतलब बायलैटरल जो रिलेशन है वो भी नहीं रख रहा ना. सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेज कि एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट, और इट गोस रिगार्डलेस कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसने हमेशा यही मेंटेन किया है कि जी यूएन इंटरवीन ना करे, यूएन इसकी रिजोल्यूशन ना करे, ये बायलैटरल इशू है, ये जो हम दो पार्टीज मिलकर रिजॉल्व कर लेंगे, और जिस पार्टी से इशू है उससे बात भी नहीं कर रहे. The only reservation the Indian side has is as soon as Pakistan stops funding or at least hosting terrorism. The only grievance, the only major grievance that India has against Pakistan, and which जो बार बार पॉलिटिकल रेटोरिक में भी यूज़ होता है कि हम एक टेररिस्ट फंडिंग स्टेट के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच. हमारे साथ आज ज्वाइन किए हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इंडिया और प्रोफेसर ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक्स इन VMRF, प्रोफेसर तथागत शर्मा. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ज्वाइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम I guess Delhi or Kerala. Right now I'm actually अभी मैं केरला में हूँ. केरला साउथ इंडिया का टिप, द वेरी सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. सो अभी मैं यहाँ पे हूँ. I'll be flying back to Delhi कल या परसों. So thank you so much, Professor Tathagat. Of course, we would like to start with a recent horrific incident that has happened in Pelgam. बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट था. How's the temperature right now in India with regards to these instances? या सर, आई थिंक टेम्परेचर काफ़ी आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है उसको लेके. मैं अपने जीवन काल में काफ़ी कम वाक़ये देखे हैं जहाँ पे लोग एकजुट होके एक किसी विदाउट डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन एक किसी कॉज के पीछे इतना ज़्यादा रैली कर रहे हो. दिस इज़ वन ऑफ द कॉज दिस टाइम. देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन इन इंडिया एट द मोमेंट, लाइक अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, हर कोई आक्रोश में है, गुस्से में है इस इंसिडेंट को लेके. और हर कोई यूनानिमसली विदाउट एनी डाउट, पब्लिक से लेके पॉलिटिकल पार्टीज तक, पाकिस्तान को ही ब्लेम कर रहे हैं इस वाक़ये के लिए.
तो हाँ, लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोग, पब्लिक ओपिनियन इन जनरल इज़ वाइंग फॉर ब्लड, एंड in general political parties, politicians, public as well, they want some retributive action, कुछ बदले की भावना से चाहते हैं सरकार कुछ कदम ले पाकिस्तान के खिलाफ, विच हैज़ अल्टीमेटली कल्मिनेटेड इनटू जो हमने देखा है इंडस वाटर ट्रीटी भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया। और आगे भी कुछ कदम लिए जा सकते हैं। वी आर नॉट श्योर येट, दिस इज अ स्टोरी इन प्रोग्रेस एज वी स्पीक, बट definitely, like, the public opinion is generally against terrorism and Pakistan at the moment. Okay, you sound like के टेररिज्म और पाकिस्तान कोई म्यूचुअली इंक्लूसिव आइडिया है इंडिया में रह के। सो एक तो ये एक्सप्लेन कीजिएगा, दूसरा आपने इट केम एज अ सरप्राइज टू मी, यू मेंशन कि अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इसके ऊपर एक यूनानिमस कंसेंसस है कि क्या मेजर्स लेने हैं। तो उस वक्त अगर आप इसको ब्रेक डाउन कर सकें कि इस वक्त बीजेपी क्या देख रही है इसको, आम आदमी पार्टी या दूसरी जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं, और फिर कांग्रेस का इसको कैसे देख रही है। आई वुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट, ओके ऑफ कोर्स के इतना इस इंस्टेंस के अगेंस्ट एक पब्लिक गुस्सा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर्स और पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस। जहाँ तक आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में पब्लिक ओपिनियन यही है कि पाकिस्तान एंड टेररिज्म, दे आर म्यूचुअली कंसीव्ड एज एन इंक्लूसिव टर्म। टेररिज्म एंड पाकिस्तान, दे आर टेकन टुगेदर। पाकिस्तान इज़ जनरली, जनरल परसेप्शन इंडिया में यही है आज भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी, जनरल पब्लिक में भी, इवन इफ़ यू टेक द जनरल इंटेलेक्चुअल अकेडमिया फॉर एग्जांपल, उनमें भी कॉमन कंसेंसस यही है कि पाकिस्तान is mutually inclusive with terrorism, and the issue is, I'm not commenting upon कि पाकिस्तान किस हद तक स्पॉन्सर कर रहा है जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंडिया में, बट एट द वेरी लीस्ट पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल होता है भारत पे टेररिस्ट अटैक लॉन्च करने के लिए। दैट इज़ एग्रीड अपॉन कंसेंसस दैट एवरीवन रैलीज अराउंड, जिसको सभी लोग मानते हैं इन इंडिया कि पाकिस्तान की, बाकी इट कैन वेरी अपॉन व्हाट द पॉलिटिक, विच साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू आर टॉकिंग टू, किस पार्टी के लोगों से आप बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान फुल्ली स्पॉन्सर करता है, लाइक 100% फंडिंग फॉर टेररिज्म पाकिस्तान से ही आती है। कुछ लोगों का मानना है कि मे बी स्टेट ऑफ पाकिस्तान इतना कॉम्प्लिसिट नहीं है टेररिज्म में, बट उनकी सरजमी का इस्तेमाल हो रहा है टेररिज्म प्रोपोगेट करने के लिए। So that is the answer to your first question. For your second question, as far as the political spectrum goes, I'll just categorize into two broad categories. One is the government and the other is the opposition. Government is, when I speak for the government, I speak for BJP, and when I speak for the opposition, it's generally Congress, Aam Aadmi Party and those kind of allied parties combined together. So right now, जो general understanding of the situation है, बीजेपी का कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक्स लॉन्च हुए हैं। द राइट विंग नैरेटिव राइट नाउ अराउंड द टेररिस्ट अटैक्स इज कि पाकिस्तानी स्टेट ने इसको सपोर्ट किया है। मे बी द नैरेटिव्स आर ऑल्सो कमिंग दैट द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान, वो कुछ ज़रूरी मुद्दों से पाकिस्तानी जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम करते रहते हैं। बट the general right-wing consensus is, and the right-wing narrative right now being built upon is कि पाकिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये अटैक था। On the other hand, if you look at the opposition parties, they are not focusing much upon, उनका ज़्यादा फोकस इस बात पे नहीं अटैक हुआ किसने करवाया, उनका ज़्यादातर फोकस इसी चीज़ पे है कि ये अटैक हुआ कैसे। सरकार पिछले 4 या 5 साल से, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, आर्टिकल 370 को रिपील किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तब से सरकार दावे कर रही है कश्मीर में नॉर्मलसी वापस आ चुकी है, सब कुछ ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस सब कुछ संभाल रही हैं। बट द ऑपोजिशन पार्टीज थ्रू दिस इंसिडेंट आर ट्राइंग टू प्रोपोगेट अ नैरेटिव कि सब कुछ ठीक नहीं था, सरकार के दावे झूठे थे और सिक्योरिटी सरकार का फेलियर है। दिस इज एन इंटेलिजेंस फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। द अटैक हैपेंड बिकॉज ऑफ द
complacency, the omission on part of the government. इसमें दो दो सवाल निकलते हैं। पहला तो ऑब्वियसली कि डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम करना, और लेट लेट मी से इट कि मुझे कभी कभी ये भी लगता है, और सिर्फ मुझे नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान की एक जनरल पॉपुलेशन को फीलर आता है कि इंडिया में अगर कोई चूजा भी मर जाएगा तो जो वहाँ का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो ब्लेम कर रहा होगा कि जी देखें जी पाकिस्तान की वजह से मरा है। एंड इट एक्चुअली बिकेम अ मीम मटेरियल कि कुछ भी कोई भी यानी कि जो इंडिया में कोई इंसर्जेंसी है, टेरर एक्टिविटीज हैं, वो सिर्फ कश्मीर तक तो नहीं है महदूद। अभी कुछ साल पहले भोपाल ट्रेन में भी एक टेरर एक्टिविटी हुई थी। इसके अलावा इसराइल की एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था, जिसको ईरान से लिंक किया गया था, और दूसरे जो पंजाब में इश्यूज रहते हैं वो रह रहे हैं। सो as you know, from the Pakistan perspective, it actually confuses us a lot कि कुछ भी इंडिया में हो रहा हो वो जो ना वो डाइवर्ट कर जाता है। हेल्प मी अंडरस्टैंड इट कि ऐसा क्यों है, क्या इसकी वजह ये है? आई मीन ऑफ कोर्स आई एम नॉट ड्वेल्विंग इनटू यू नो कि व्हाट्स द पॉलिटिकल ओपिनियन विद रिगार्ड्स टू दैट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का नाम लेके पॉलिटिक्स करना बहुत इजी है इंडिया में। उसके ऊपर वोट बैंक यानी कि रिलाई करते हैं, या वो कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपने खुद अभी अर्ज किया कि जो करंट गवर्नमेंट है उसका फोकस तो यही है कि जी पाकिस्तान, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो इतना इतना फोकस नहीं है। सो हेल्प मी अंडरस्टैंड कि ये जो डायरेक्ट यानी कि फौरी तौर पे कोई भी इसके केसेस होते हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो आ जाता है। वो धमाल मूवी का एक सीन भी ना कि उसमें वो जो आती या मनु होता है, बोलता है कि मैं खुद ब खुद कैसे आगे आ जाता हूँ। तो हेल्प मी अंडरस्टैंड इट। इट्स प्रीटी सिंपल। जो टू नेशन थ्योरी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, उसमें क्लियरली पाकिस्तान एज अ नेशन फॉर मुस्लिम्स प्रोपगेट किया गया था। आई थिंक इट्स ऑल्सो कॉल्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर अ रीज़न, बिकॉज जो एक इस्लामिक नेशन स्टैब्लिश करने की पहली कवायद करी गई थी वो जिन्ना द्वारा करी गई थी। इंडिया में वो जनरली कभी भी एक्सेप्टेबल नॉर्म हो ही नहीं पाया। इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, किसी को भी आप ले लें, वो कभी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए हैं। इंडिया में आज भी टू नेशन थ्योरी, वी डोंट सी पाकिस्तान एज एन ऑफशूट, वी डोंट सी पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन, वी सिंपली सी पाकिस्तान एज एन ऑफशूट, एज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक। इंडिया में आज भी वारी जनता, एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन एंड मेजॉरिटी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, दे बिलीव पाकिस्तान वाज स्टिल अ मिस्टेक। पाकिस्तान कभी एक दूसरा देश होना ही नहीं चाहिए था। सो दैट इज रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू इज मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया, whenever they happen, wherever they happen, they are associated with something called Islamic terrorism. So there's a Islamic angle to it. Most of the terrorists who are caught on Indian soil, most of the terrorist activities that are conducted on Indian soil, वो सारी ज़्यादातर एक ब्रॉड टर्म यूज़ करें तो मुसलमानों द्वारा की गई है। जो भी पकड़े गए हैं वो मुसलमान इंसिडेंटली और नॉट सो कोइंसिडेंटली निकले हैं। अब उसको पाकिस्तान से एसोसिएट करना इजी है बिकॉज एज आई सेड पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक, एंड इंडिया की इमीडिएट विसिनिटी में the only Islamic nation which has a reason to harm India, to have some grievances, grudges against India is Pakistan. वही चीज़ है जैसे हम देखते हैं कि अगर आपका कोई दुश्मन पहले से है, आपके साथ कुछ भी बुरा होता है, तो द फर्स्ट टेंडेंसी इज कि किस पे शक जाता है पहला। सो दैट इज सही व्हाट पाकिस्तान बिकम्स फॉर इंडिया। सही ठीक है। इसी 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 वाले से जो है ना, आई वुड लाइक टू एस्टैब्लिश कि आई एम एब्सोल्युटली कंसीडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत पुराने हैं, डेट गोज वो वे बैक। और जो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड है जिस बेस के ऊपर पाकिस्तान बना है, वो जो भारतीय जनता है उसको पसंद नहीं है। बट इट्स अ रियलिटी। अब आप उसको उस पे जितना गुस्सा करें, उस पे नाराजगी करें, बट इट्स अ रियलिटी। एंड वी हैव सीन इन द पास्ट इन वेरियस अदर थिंग, यानी कि वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी की एग्जांपल हमारे सामने है
कि आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर वहां भी एक डिवाइड था, और फिर उन्होंने अपने वो जो डिफरेंसेस थे वो रिजॉल्व किए। जो बाल्कन कंट्रीज हैं वहां पर एक एक हॉरर रहा है, एक हॉरर एपिसोड रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि मतलब अ, कि वी आर यूनिक टू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि कोई कोई यूनिक है जो सिर्फ हमारे साथ ही हो रही है, और जिंदगी में आज से मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई है ये। तो एक तो ये इशू है जो कि आई आई थिंक इंडियन पॉपुलेशन शुड बी लुकिंग इनटू इट। दूसरा, इन माय हम्बल ओपिनियन, पाकिस्तान एक्चुअली हैज मैच्योर्ड। पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है, आई एम अगर आप आज से 20 साल पहले बात कर रहे होते, 25 साल पहले बात कर रहे होते, तो जो अभी सेंटिमेंट्स इंडिया में है कि कुछ भी इंडिया में होगा उसका ब्लेम पाकिस्तान को जाएगा, अब 20-25 साल पहले सेम पाकिस्तान में भी ये सेंटिमेंट था कि कुछ भी पाकिस्तान में इंसर्जेंसी होती है, अनईज होता है, वो उसका ब्लेम डायरेक्टली इंडिया ब्लेम करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तानी पॉपुलेशन, पाकिस्तान पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हैज मैच्योर्ड इनफ। अभी रिसेंटली जस्ट अ मंथ अगो एक एक हॉरर एपिसोड बलूचिस्तान में हुई थी, जो जाफर एक्सप्रेस का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसमें हमारे तकरीबन कोई 60 प्लस जो शहरी हैं, जो सिविलियंस थे, वो उसमें शहीद किए गए, वो उसमें जो है वो जाबाक हुए, और उसमें तकरीबन 40 के करीब लोग जो है वो इंजर्ड हुए। तो तकरीबन ये इट्स इट्स बहुत ही हौलनाक किस्म का वो इंसिडेंट था जो वहां पे हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया था, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो केसेस हैं पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोपोगेट करता रहा है, पाकिस्तान ने उस हमले के बाद फौरन ये नहीं कहा, कोई स्टेट लेवल पॉलिसी ये नहीं आई कि देखे जी ये इंडिया ने किया है, या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ये कहना शुरू हो गई कि चले जी, हम जो है वो जो पीस ट्रीटीज हैं वो हम सस्पेंड कर देंगे, या हम इंडिया से कोई कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। सो सो आई थिंक कि with regards to that, that's very deteriorating to the bilateral relationship, क्योंकि अगर पाकिस्तान देखें, अगर तो किसी की ये ख्वाहिश है कि जी हम कल से सुबह उठेंगे और पाकिस्तान खत्म हो जाए, मतलब उसका वजूद खत्म हो जाए, तो ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू इवन थिंक अबाउट इट, क्योंकि ऑल आउट वॉर, ऑल आउट न्यूक्लियर, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर एसिड्स रखते हैं। लेकिन जब अगर आपने एग्जिस्ट करना है, यू कांट चूज योर नेबर्स। इस किस्म का बिहेवियर अगर आता है, इस किस्म की एस्केलेशंस आती हैं, सो हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ इट, हाउ एंड हाउ डू यू अप्रोच द ऑपोजिट साइड टू डील विद इट? आई थिंक आपने जैसा बोला कि पाकिस्तान की जनता मैच्योर हो चुकी है, उन्हें ओवर द कोर्स ऑफ प्रीवियस 15-20 ईयर्स रियलाइजेशन हो चुका है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हर किसी चीज़ के लिए इंडिया जिम्मेदार नहीं होता। उसके भी मेरे हिसाब से दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ और पाकिस्तान का पब्लिक नैरेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ नॉट डिक्टेटेड बाय जनरल पब्लिक। पाकिस्तान की पॉलिसीज़, पाकिस्तान की जनरल डिस्कोर्स इज़ डिक्टेटेड बाय द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। एंड अगर पाकिस्तान में इस टाइप के अटैक्स होंगे, पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड ऑफ द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मिलिट्री का बेसिक पर्पज ये है जनता की प्रोटेक्शन। अगर आप उसमें सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट, तो आपका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया। एंड सेकेंड थिंग इज, सो द मिलिट्री नैरेटिव कंट्रोल, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल्स द नैरेटिव दैट वे कि हर चीज़ को इंडिया से लिंक बैक ना किया जाए, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन दैम एज वेल। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सवाल खड़ा करेगा वो। एंड द सेकेंड रीज़न बीइंग पाकिस्तान में इन जनरल वट एवर हैपन्स, इंडिया एंड पाकिस्तान में मेजर डिफरेंस यही है पब्लिक ओपिनियन का कि इंडियन पब्लिक ओपिनियन इज मेजरली डिक्टेटेड बाय द political parties, which from time to time is dictated by which elections are coming up. So India regularly faces a lot of elections. So to garner support in these kind of elections, sometimes, I'm not saying all the time, but कुछ वाक्यों में कुछ इवेंट्स को एग्जैजरेट भी किया गया है, जहाँ पे कोई छोटी सी चीज़ हुई होगी उसको काफ़ी बड़ा करके बताया गया, जस्ट टू गार्नर पब्लिक सेंटिमेंट्स, पब्लिक इमोशंस। एंड सेकेंड, थर्ड रीज़न बीइंग, पाकिस्तान अगर आप देखें जिस तरीके से उसकी जोग्राफी है, वो चारों तरफ से इस आपके on the eastern side you have India, on the western side you have Pakistan, Iran and Bangladesh. So Pakistan has multiple, Afghanistan, yes.
So Pakistan has multiple enemies on their borders who are conducting covert activities against Pakistan. I'm not saying like which particular incident was conducted by whom, but पाकिस्तान से गिला रखने का हर किसी के पास एक रीज़न है. अफगानिस्तान के पास भी है, ईरान के पास भी है, इंडिया के पास भी है. बट एज सून सो पाकिस्तान में डिफ्लेक्शन दैट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन कि कोई भी इंसिडेंट हुआ, अब इसको किस पे ब्लेम किया जा सकता है, अफगानिस्तान पे, ईरान पे या इंडिया पे. इंडिया में अगर आप देखें, इंडिया में देयर इज नो वन एल्स टू डिफ्लेक्ट ब्लेम ऑन अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान. India, despite being surrounded by a lot of neighbors, the only Islamic terrorism that happens in India, only Islamic terrorism happens in India in general. And as I told you before, आपको जैसे पहले मैंने बताया कि इस्लामिक कुछ भी इंडिया में हो, उसका फर्स्ट नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन इज टू ब्लेम इट ऑन पाकिस्तान. सही. इसमें 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 दो पॉइंट्स हैं. मेरी दो सबमिशन है. नंबर वन कि आई वुड लाइक टू चैलेंज यू ऑन द फैक्ट कि जो पाकिस्तान की के पब्लिक अफेयर्स हैं और जो पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं या पाकिस्तान के पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, ऑल्दो कंसीडिंग के ठीक है वहां पर एक डिफरेंसेस हैं. जॉन मेयरशमायर की एक बड़ी रिसेंटली बुक है, आई फॉरगॉट द नेम, प्रोफेसर जॉन मेयरशमायर, द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट. सो उनका हाइपोथेसिस ये था कि ऑटोक्रेसीज हों या डेमोक्रेसीज हों, दोनों में डिसीजन मेकिंग पावर चंद ही लोग कर रहे होते हैं. और उसमें इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है. जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो आवाम को बेवकूफ बना रहे होते हैं या इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे होते हैं. सो विद रिगार्ड्स टू दैट, ये यहाँ तक तो आई वुड अग्री कि ठीक है, लेकिन इट गोज फॉर एवरी अदर थिंग, एवरी अदर नेशन. इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि जो कोई पॉलिसी बन रही हो बंडल इफेक्ट की वजह से बाकी आवाम को पता हो या बाकी जनता को पता हो कि क्या चल रहा हो. सो विद रिगार्ड्स टू दैट ठीक है, ये आर्गुमेंट हैज सम ग्राउंड्स. बट पाकिस्तान की पॉपुलेशन इसलिए मेच्योर नहीं हुई है क्योंकि के उनको जो डिफरेंसेस हैं वो दिख रहे हैं. वो इसलिए मेच्योर हुई है कि वी हैव डिसाइडेड टू इंटरनलाइज इट, कि हम अपने ऊपर फोकस करें, अपनी शॉर्ट कमिंग पे फोकस करें, जो हमने हमारे अंदर इश्यूज हैं हम उस पर फोकस करें. अब ऑन दी अदर हैंड हमने इंडिया में ऐसा नहीं देखते. इंडिया में अगर हम देखते हैं, कश्मीर का इशू अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ. यानी कि आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया गया, दैट वाज अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ द लोकेलिटी जो वहां पर रह रहे थे. और अगर अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम उनको एतमाद में नहीं लिया गया. देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंसेस विद रिगार्ड्स टू दैट. फिर इसी तरह जो पंजाब में इश्यूज है, जो पंजाब में इंसर्जेंसीज है वहां पर है. फिर साउथ इंडियन जो पॉलिटिक्स है, वे बेटर देन मी. आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी एन एक्सपर्ट, बट आई एम जस्ट कोटिंग के relying on the information that I receive from the Indian literati. इंडिया के अपने इश्यूज हैं. वो इश्यूज रिजॉल्व किए बगैर अगर इट्स इजियर थिंग कि जी हर चीज पाकिस्तान में डाल दो, क्योंकि इट हाइड्स योर ओन इनकॉम्पिटेंसी, इट हाइड्स योर ओन शॉर्टकमिंग्स के जो जो इंडिया ने अपने इश्यूज रिजॉल्व करने थे साउथ इंडियन के हवाले से जो इश्यूज हैं. फिर इसके अलावा जो राइजिंग डिस्पैरिटी है एक तरह की इकोनॉमिक्स में, कि चंद लोगों के पास बहुत पैसा है और बाकी लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं. एंड सो मच एंड सो बहुत बहुत डिटेल उसके ऊपर बात हो सकती है. तो पाकिस्तान इसलिए आई वुड चैलेंज कि पाकिस्तान इसलिए इज एबल टू put the antenna away or put the frame away from India. We have decided to internalize our own shortcomings and focus on that part. And of course, we still believe that India has still something to do. It's a reality कि दो countries conflicts हैं. They are in constant conflicts in battles. जंगे लड़ी हुई हैं. So it's a reality. ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी कि ये कहना कि जी इंडिया कुछ भी नहीं करता या पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता. आई एम नॉट सेइंग दैट. बोथ कंट्रीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट. ये तो लगा रहता है. दुनिया भर में ऐसे ही होता है. दुनिया भर में जो दो कंट्रीज हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं. एक तो बात ये थी. दूसरी बात ये थी कि जहां तक इस्लामिक टेररिज्म की बात की, या जो टेररिज्म विच इज बीइंग लिंक्ड टू फ्रॉम द लेट्स से इस्लाम. बाय द वे, मेनी ऑफ अस ऑडियंस इस बात के ऊपर मुझसे खफा होंगी शायद, जो मेरी ऑडियंस है, कि जी आप व्हाई यू आर यूजिंग दिस टर्म. Actually we are bound by our linguistic, we are the slaves of our linguistic limitations. So literature के लिए you have to associate something to it. That's why I'm very comfortable to use the term Zionism as a synonym to let's say Jewish supremacy. Okay? It's a sort of Jewish supremacy.
I'm comfortable in saying कि हिंदुत्व जो ideology है, it's an extremist ideology. So anything which is related to that, I would say that's हिंदुत्व extremism. So ये चूंकि linguistic चीजें हैं, we can associate. That's why I'm comfortable saying that there is a thing called liberal fascism. So ठीक है, we can use that term, let's say Islamic terrorism. We can use that term for only for the linguistic purpose. It doesn't mean that Islam has to, like, the idea has to relate to that. It just means that some people are using that ideology for their own devious agenda and for their, और वो अपने अपने जो मकासद के लिए यूज कर रहे हैं. Having said that, इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी काफी बड़ी है. सो यानी कि आई गेस वन फिफ्थ और वन फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मुस्लिम. So if you think about proportionality or the stats, अगर कोई भी इंसिडेंट इंडिया में होता है, so there is 1/4, you know 1/4 in 25% चांस कि जो परपेट्रेटर हो वो उसकी आइडेंटिटी मुसलमान हो. सो इतनी हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर, और फिर ऑब्वियसली होता है इफ यू अकाउंट फॉर अदर मेजर फैक्टर्स कि कहाँ पर किन एरियाज में पॉलिटिकल डेप्रिवेशन है, कहाँ पर पॉलिटिकल डिस एम्पावरमेंट है, किन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. अगर चले पॉलिटिकल डिस एम्पावरमेंट की बात ना भी करें, कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये नंबर और बढ़ जाता है. सो यू नो सेइंग कि जी द मोमेंट के किसी की आइडेंटिटी मालूम हुई, जबकि इंडिया की अपनी पॉपुलेशन और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स इस पे भी करते हैं, और देन जस्ट रिलेटेड टू पाकिस्तान, आई थिंक इट्स वेरी ओवर सिंप्लीफिकेशन. सो यू नो this hypothesis is just to make the Indian population or the Indian political spectrum plead to persuade them कि यानी कि अभी इस वाक्य को, जो बहुत ही अफसोसनाक वाक्य हुआ हो, उसको चंद घंटे भी नहीं हुए थे और इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जी हम ये मेजर्स ले रहे हैं. ना उसकी इन्वेस्टिगेशंस हुई, ना कोई इंक्वायरी रिपोर्ट बनी, ना कोई जुडिशियल कमीशन बना. यानी कि जो जो एक सिविलाइज दुनिया में जहां पर होता है कि जी कोई प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं उसकी उस इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर. बस जी एक वाकया हुआ, उसके बस विद इन 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद जो है वो डिसीजन हो रही है. सो इट्स वेरी डेटोरेटिंग एंड वेरी बहुत ही एक तरह की एक सेटबैक है टुवर्ड्स दी बायलैटरल टाइज. How do you see this hypothesis? Because as you said, आपने जैसा बोला कि almost 1/4 of India's population is Muslim, and in that regard, there's 1/4 probability, going by the logic, rule of probability. There's 1/4 probability of any kind of activity, any kind of crime, any kind of terrorism happening in India. There's 1/4 probability कि it would be perpetrated by कोई मुस्लिम ही उसको अंजाम देगा. बट रिकॉर्ड शोज अस कि इंडिया में अब तक आज़ादी से लेकर अब तक जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, disproportionately more than 85% of all the time any kind of terrorist activities has happened on the Indian soil. That has been conducted by some Islamic fanatic is the word I would use, because I don't think everyone in Islam subscribes to that philosophy, but some Islamic fanatic. So नेचुरली क्वेश्चन यही आता है कि इनके पास ये सब करने की इन्हें तामील कौन दे रहा है, इन्हें फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, और इनकी ट्रेनिंग, ये सब इस तरीके के अटैक्स कैरी फॉरवर्ड करने की ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है, विच इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. ये सब क्वेश्चंस कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये कोई भी देश, इन्हीं क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड देन एज आई सेड अगेन, द नेचुरल सस्पेक्ट इज, द यूजुअल सस्पेक्ट इन ऑल दोज केसेस इज गोइंग बैक टू Pakistan. कि the only resourceful country which can do all that kind of thing is Pakistan, and since Pakistan also has a motive, as you said, कश्मीर के रूप में उनके पास एक मोटिव भी है to disrupt the peace and tranquility of the country, particularly to disrupt the peace and tranquility of the region, the valley of Kashmir. So since they have a motive as well, जैसे हम criminal law में हम लोग बात करते हैं motive और mens rea and actus reus and mens rea. So
पाकिस्तान के पास मेंस रिया भी है, पाकिस्तान एज अ मोटिव, एंड विद देन वट एवर एक्टिविटीज हैपन देयर इज एन एक्टस रियस एज वेल. कश्मीर में इस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एंड डिसप्रपोर्शनेटली हाई लेवल नंबर ऑफ टेररिस्ट caught or killed therein are Muslims, come from the Islamic fanatic fraction of the ideology. So naturally, The, like the in that case, the conclusions are drawn. Obviously, some conclusions are too far fetched. Obviously, some conclusions कुछ ज़्यादा ही जल्दी ले लिए जाते हैं. But there is no reason towards it. That would be a wrong statement to make. so that's my agitation as well. कि कोई कंक्लूजन यू मेंशन अबाउट द क्रिमिनल प्रोटोकॉल्स पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही या चंद घंटों में फैसला हो जाए. वी आर टॉकिंग अबाउट हाई लेवल कॉन्सिक्वेंसेस इशू. दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान के इश्यूज हैं. ये कोई दो दो कोई घर में या कोई नेबर्स के दरमियान कोई इश्यूज नहीं है कि जी उसका 120 गज का घर है, 120 यार्ड इशू, कोई इशू नहीं है यहाँ पर. सो एजुटेशन, my agitation is कि within minutes, within hours, यानी या तो भाई इंटेलिजेंस जो है वो इंडिया की कोई इतनी सुपीरियर है कि वो विदिन 4 घंटे जो है पता लग जाता है कि जी कहाँ से जो है वो ये अटैक हुआ, किसने फंड किया, कहाँ से वो क्या आया था, वो कब पैदा हुआ था, उसके उसके अम्मी मम्मी पापा कौन थे, वो उसको खाने में क्या पसंद था. तो ये तो इतनी अच्छी है. तो अगर इतनी अच्छी है तो भाई ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहे हैं. सो इट इज अ सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट कि जी एक तरफ आप ये कहेंगे जी हमने तो 4 घंटे पता कर लिया. बाय द वे, एज वी स्पीक, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी मैंने स्पीच सुनी थी. वो तो कह रहे थे कि जी जो भी इसमें पाया जाएगा, मतलब उन्होंने भी ब्लेम पाकिस्तान को फिलहाल नहीं दिया, लेकिन जो इंडियन लेगेसी मीडिया है, जो दूसरे political figures हैं वो they started on the bandwagon of this. So the only agitation is कि भाई ठीक है, अगर आपको किसी किसी पड़ोसी से इशू है और आपको लगता है if you truly believe कि जी वहां से क्रॉस बॉर्डर कोई इश्यूज हो रहे हैं, so at least follow the protocols. ऐसा ये ऐसा करना सिर्फ एक बैड फेथ जो ना वो इस्टेब्लिश करता है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर भी, और ऑपोजिट पार्टी को भी. यानी कि अगर for example, if you're thinking from the Pakistan perspective, पाकिस्तान भी ये देखेगा ना कि जी कुछ भी हो रहा है वहां पर, कोई कोई चूजा भी मर रहा है तो यार वो अब मेरे पर ब्लेम आ रहा है. सो अगर अगर इस बैड फेथ के साथ इश्यूज रहेंगे, इस बैड फेथ के साथ कंडक्ट रहेगा, यानी कि द फर्स्ट थिंग जो हुई, ये नहीं हुई कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होंगी, ये नहीं हुआ कि कोई इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, ये फेलियर क्यों हुआ इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ड्रॉ की जाएगी कि ये सिक्योरिटी लैब है इतना बड़ा, इसके ऊपर जो जिम्मेदार है उनको हम देखेंगे. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि चलो जी जो पाकिस्तानी है वो अपने घर जाओ. जो इलाज के लिए इंडिया आए हुए हैं या कोई और इश्यूज के लिए आए हुए हैं वो चलो हम जो है वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो सस्पेंड कर रहे हैं, सिक्योरिटी हाइड्रेट कर रहे हैं. सो दिस शोज अ लैक ऑफ बैड फेथ कि जी आपने यू वांट इंडियन पॉपुलेशन टू रियली रियली बिलीव कि जी ये पाकिस्तान ने किया है विदाउट हैविंग टू गेट इनटू द कंक्लूजन. सो ये एक एजुटेशन रहती है हमारी हमारी तरफ से. मूविंग फॉरवर्ड, इस जो मेजर्स, एक तो इस पे थोड़ा हमें ब्रीफ कीजिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं. आई ओनली नो ऑफ 3 मेजर्स. वन के जो हाई कमीशन है एंजिन एयर अटैची एंड ऑल दीज डिप्लोमेटिक जो भी रोल्स के लोग हैं, फंक्शंस के लोग हैं, उनको पाकिस्तान जाने का कह दिया है. जो बाकी वहां पे पाकिस्तानी अगर वहां पर हैं उनको भी दे बिन आस्क्ड टू लीव. दूसरा मेजर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन है, और तीसरा ये है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है. तो एक तो ये बताइएगा कि इन प्रोटोकॉल्स की क्या एप्लीकेशंस हैं अभी तक. एंड देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आर देयर एनी अदर मेजर्स. सो या पर्टिकुलरली इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक जो मेजर्स लिए हैं उनमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आफ्टर प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन बिटवीन वर्ल्ड बैंक, इंडिया एंड पाकिस्तान. उसको परमानेंट सस्पेंशन इन अबायंस रख दिया गया है अभी, which indicates that the Indian government is not willing to follow it anymore. इंडियन गवर्नमेंट उसको मानने को
अपना कोई कमिटमेंट नहीं दे रही है इन फ्यूचर. Second is Atari, जो the one of the sole on-foot border that India and Pakistan had, which was on the Indian side of it, the Atari border, that has been closed till further notice. तो अब उससे कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा ऑन फुट. जो लोग अभी तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाती थी अभी तक, अगर आपके पास एक वैलिड वीज़ा है फॉर द अदर कंट्री, वो बॉर्डर बंद कर दी गई है. तीसरी चीज़, इंडिया ने अपने डिफेंस एडवाइज़र्स को पाकिस्तान से वापस बुला लिया और पाकिस्तानी हाई कमीशन जो दिल्ली में है उनके डिफेंस एडवाइज़र्स को वापस जाने के लिए उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा, जो हम इंटरनेशनल लॉ में बोलते हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया है. आई थिंक उन्हें 48 आवर्स दिए गए थे देश छोड़ने के लिए. प्लस जितने भी सार्क एग्जामेशन वीज़ा होल्डर्स थे अंडर द सार्क एग्जामेशन स्कीम, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, उनका एक एग्जामेशन वीज़ा होता था जिसके अंडर पाकिस्तान भी आता है. तो काफ़ी पाकिस्तानी नेशनल को भी सार्क एग्जामेशन वीज़ा इशू हुए थे अंडर द स्कीम, वो सस्पेंड कर दिए गए हैं. उन सभी लोग जो पाकिस्तानी नेशनल्स इंडियन सॉइल पे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, फैमिली टाइज और मेडिकल पर्पसेस, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, उन सबको वापस जाने की नसीहत दे दी गई है एक हफ्ते के अंदर. और बाकी जितने भी इंडियन नेशनल्स पाकिस्तान में हैं उनको भी वापस आने की नसीहत दी गई है कि जितना जल्दी हो सके आप भी घर वापस लौटिए. आपको भी पाकिस्तान में उन्हें भी नसीहत दी गई है कि आप पाकिस्तान में ना रहें, आप भी पाकिस्तान से जितना जल्दी हो सके वापस आएँ. एंड अभी तक मेरी नॉलेज में भी दीज आर द स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू मैंशनड, आई थिंक देयर माइट बी स्टेप्स, अभी कुछ और स्टेप्स भी हो सकते हैं इन द फ्यूचर, बट दैट इज़ फॉर द फ्यूचर टू नो, वी डोंट नो अबाउट इट येट. बट जैसा आपने बोला कि लेगेसी मीडिया इंडिया की, दैट आई एग्री विद यू. लेगेसी मीडिया, लाइक नो वन trusts them anymore, no one believes them anymore, and I think no one watches them anymore as well. I don't know like उनकी TRP आ भी कहाँ से रही है, but Indian legacy media has gone to the dogs and no one believes them. कोई उन्हें देखता भी नहीं है. बट ये कहना जस्ट बिकॉज कि लेगेसी मीडिया कुछ चीज़ परपेट्रेट कर रही है एंड दैट इज़ रॉन्ग, दैट माइट ऑल्सो बी रॉन्ग, because government, like whenever you see intelligence failure, you see these kind of acts that happen, there's definitely some intelligence failure at some level. Intelligence failure हुआ है, but to say that Indian like without any kind of credible information Indian government is blaming individuals, blaming a country altogether, that is also wrong, because some amount of credible information the government always have. Whether the government उस पर एक्ट करना चाहती हैं नहीं चाहती हैं, आई थिंक सेम विद ऑल द कंट्रीज, इंडिया पाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास भी हमेशा कुछ ना कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रहती होगी हर चीज़ को लेके. इंडियन गवर्नमेंट के पास भी कुछ ना कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रहती है हर चीज़ को लेके. समटाइम्स द गवर्नमेंट चूज नॉट टू एक्ट अपॉन इट, और समटाइम्स द गवर्नमेंट डिलेज, टाइम पे एक्ट नहीं कर पाते हैं. That is the issue. But yeah, with the legacy media issue, I agree. I don't know about the situation in Pakistan, but Indian legacy media has totally become a propaganda tool, and like no one trusts their version of truth anymore. That is the situation in India. And 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 don't you see it as a problem कि जो लेगेसी मीडिया आगे बात पहुंचा रहा है और विदाउट एनी डूइंग देयर जर्नलिस्टिक ड्यूटीज कि वो उसको फुलफिल किए जाए, उससे बहरहाल समहाउ कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है पॉपुलेशन में और फिर वो इफेक्ट होता है पॉलिसी मेकिंग में. इट्स लाइक अ सर्कुलर प्रॉब्लम. इट्स लाइक अ विशियस सर्कल. तो इसको हाउ टू एड्रेस इट कि अगर हर वक्त ही एक वॉर मॉन्गरिंग सिचुएशन रहेगी, यानी कि इंडियन मीडिया लगाए तो लगता है कि बस अभी बस यहाँ से न्यूक्लियर वेपन इशू हो रहे हैं, वहां से इशू हो रहे हैं. तो इतनी हाइपर सेंसिटिव इश्यूज को वो इतना इजीली प्रोपेगेट कर रहे होते हैं. एंड आई हैव सीन some political commentators, I won't call them journalists, I call them political commentators. They are asking कि जी अब जो इजराइल ने गजा में किया है, let's do that in Kashmir as well, or just opt for the nuclear option.
सो जब इतनी एक वॉर मॉन्गरिंग सिचुएशन रहेगी, वहां पर हाउ डू यू सी के कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग? देखिए, अगर आपको किसी कंट्री से इशू है और आप चाहते हैं कि जी उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगे, तो वो भी एक रैशनल एक प्रोसेस के प्रोटोकॉल के थ्रू होंगे, वो इरेशनल तरीके से नहीं होंगी। यानी कि इंडिया में और आईसिस में फर्क दिखना चाहिए। जो 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 आईसिस की हरकतें थी वो बिल्कुल वही थी कि जी वो एक इरेशनल के तौर पे अपनी हरकतें करती थी। तो एक इंडियन गवर्नमेंट में एक फर्क दिखना चाहिए। सो हाउ टू अचीव दैट कि अगर जो जो ये पॉलिटिकल कमेंटेटर्स लोगों की मीडिया मैपिंग करने में लगे हुए हैं, माइंड मैपिंग करने में लगे हुए हैं, और उसके ऊपर जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं या ऑल्ट राइट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी कि द फर्स्ट थिंग व्हाट एचआरडी, जो एचआरडी एक ऑल्ट राइट पार्टी है कश्मीर में, सॉरी नॉट इवन कश्मीर बट लाइक इन दोज एरियाज, उनका उनका फर्स्ट इंस्टेंस ये था कि जी हमें कोई भी मुस्लिम मिलेगा तो हम उसको बताते हैं, हमें रात रात 10 बजे के बाद जो ना हमें कोई मुस्लिम ना दिखे एरिया में, या इस किस्म की पब्लिक, यानी कि पब्लिक बात जो है वो की थी। सो so that's a very confusing situation, or uh, it's like escalating the situation further. नो आई एग्री आई थिंक, बट द ओनली रेस्पाइट जो हमारे पास एक रिलीफ है वो ये है कि Indian government is still acting with considerable wisdom. Indian government is not acting upon the rhetoric of the media. And even though genocidal rhetoric, legacy media में एक genocidal mongering has become a rhetoric in uh, legacy media, but that is not the government policy till now. And that will never be the government policy for India as far as India is concerned. बट अगेन मीडिया का आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज मीडिया जो लोग सुनना चाहते हैं मीडिया वही बेच रही है। जिस चीज़ से उन्हें ज़्यादा टीआरपी मिल रही है मीडिया वही बातें कर रही है। द ओनली डाउन साइड, द ओनली डिसएडवांटेज, द ओनली if you would like to say it, the negative effect of that kind of rhetoric becomes जो एक कंसिडरेबली लो इंटेलेक्ट के लोग होते हैं, जो एक कंसिडरेबली suffering population, suffering lower middle class population है, who do not have much agency, much power to think for themselves, they get easily affected. उनको काफ़ी ज़्यादा easily आप convince कर सकते हो legacy media के through to commit, to believe certain things. So like the anti-Muslim mongering that is going on right now in the legacy media, that will not affect a rational individual, that will not affect an intellectual individual, that will not affect an individual who can think reasonably. But people who want an exhaust for their anger at some point, and people who cannot think intellectually, people who cannot think reasonably, they can easily be influenced using legacy media because they want to outpour their anger. उन्हें अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना है, and legacy media gives them a medium to outpour their anger, outpour अपना गुस्सा. जैसे आपने कहा कि जो इजीली लोग मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, दैट्स द सेम मेथड, दैट्स द सेम रेसिपी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन करती हैं अपने लिए, कि वो ऐसे ही लोगों को जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो पॉवर्टी में होते हैं, वो फिर उनको ऐसे मैनिपुलेट करती हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस कि अगर अगर वो भी यही इसी किस्म की ऐसी हरकतें करके मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, जैसे अभी पहलगाम में इशू हुआ, इससे पहले भी और सिविलियंस के ऊपर ऐसे इश्यूज रहे, और सेम अगर यही काम सिर्फ फर्क ये है कि जी वो टाई और सूट वूट पे पहन के बात कर रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं शायद उनका हुलिया डिफरेंट है। सो व्हाट्स डिफरेंट कि वो, यानी कि आर वी, यू नो जो गुजरात इंसिडेंट्स हुए थे वो भी इसी वजह से हुए थे, जो उससे पहले मुस्लिम हिंदू एक इशू रहा इंडिया के अंदर, वो भी इसी वजह से रहा, और अभी भी जो रेटोरिक है अगेंस्ट अगेंस्ट द मुस्लिम पॉपुलेशन, जो वहाँ पे मुस्लिम क्योंकि माइनॉरिटी में है और उनमें खौफ का समा है, ऑल द रिपोर्ट्स दैट आई एम फॉलोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो यही कह रही है कि मुसलमानों में खौफ है कि जी अब उनके साथ क्या होगा, और खासकर जो कश्मीर में जो पॉपुलेशन उनके साथ क्या होगा। सो हाउ हाउ कैन इंडियन गवर्नमेंट डील विद इट
बिकॉज जो करंट गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है उसकी रेपुटेशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब जो नरेंद्र मोदी है उनको अच्छा परसीव नहीं किया जाता, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑफ कोर्स इन इन मैनेजिंग इंटरनेशनल मीडिया एज वेल। बिल्कुल वही एग्जांपल है कि जी कि पाकिस्तान में इमेजिन करें हाफिज सईद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो पाकिस्तान में तो कुछ लोग मोदी नरेंद्र मोदी को ऐसे भी देखते हैं। सो एक तो ये है कि चूंकि उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है करंट बीजेपी गवर्नमेंट की इस हवाले से, उसके ऊपर हाउ हाउ द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया, हाउ द लिटरेटी उसके ऊपर देख रहे हैं। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट इसको कैसे मेजर करेगी जो ये जो एंटी मुस्लिम बिगटरी और एंटी मुस्लिम जो हेट जो राइज होगा, और उसको बहुत ही इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो उसको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कैसे काउंटर कर रही होगी? I think most of the time it's anti-Pakistan rhetoric which translates जो घूम फिर के anti-Muslim rhetoric बन जाता है. But just to clarify, in my experience, the current government in India that is not anti-Muslim at all. In fact, some of the biggest trade partners, some of the, if you call international terms में जो हम बोलें, जो best friends of the Modi government, they are Muslim countries. The countries from Middle East, UAE, Saudi, Iran, Afghanistan, for example. So to say as a blanket term that they are anti-Muslim in general, ये एक गलत perception है. Because अगर ये anti-Muslim हैं तो ये जितने कंट्रीज़ मैं आपको नाम गिना रहा हूँ, कंट्रीज फ्रॉम द मिडल ईस्ट, ओमान, यूएई, अफगानिस्तान, ईरान, ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ कभी भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं होते. बट दे आर डूइंग एक्टिव ट्रेड विद इंडियन गवर्नमेंट. They are seeking Indian government's cooperation in all sectors, and Indian government is proactively helping them in all times of crisis. जब भी कोई crisis होती है कहीं पे भी, अफगानिस्तान में, ईरान में, यूएई में, कहीं पे भी इंडियन गवर्नमेंट एक्टिवली उनकी मदद करने को तैयार रहती है. So to think even the Southeast Asian countries, for example, Malaysia, Indonesia, Indian government has always supported them. Even this government, they have always supported them. They have always tried to maintain as cordial relations with them as possible. The only issue with the not, I won't say even it's an issue भी नहीं है. जो current Indian government दे रही है, they are playing big right now on anti-Pakistan rhetoric in an attempt to maintain and balance the tranquility and peace in the Kashmir Valley. So Pakistan, perhaps in my opinion, is the only Islamic country which is anti to the Indian establishment, Indian government at the moment. As far as you said कि एंटी मुस्लिम रेटोरिक जो लेगेसी मीडिया प्रोपगेट कर रही है उसको टैकल करने का क्या तरीका है, I think that is also there. A lot of legacy media is facing litigation in the Indian Supreme Court at the moment, just as we speak. Legacy media Indian Supreme Court में litigation face कर रही है. A lot of these popular commentators, as you said, political commentators, these primetime anchors, they have cases filed against them. And from time to time, the government agencies also prosecute them. The Supreme Court comes down heavily on them for harming and destabilizing the peace and tranquility of the society in general. Because no matter who you propagate hate against, आप किसी के against भी बुरा बोलें, आप किसी के against भी hate propagate करें, it all comes down to disturbing the peace and tranquility of the society as a whole. अब अगर कहीं दंगा होगा तो वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही कम्युनिटी इफेक्ट हो, इफेक्ट हर कोई होता है. तो आई थिंक द इंडियन इसमें इसमें यस यस प्लीज गो अहेड. इसमें मैं of course I would not like to agree. I can agree on many occasions with you, but unfortunately I would definitely challenge you, क्योंकि of course I can, as a Pakistani or as a national or as an observer, I cannot just rely on the reports presented by the Indian government. They are the party to the conflict itself. So for myself, I would rely on the third party investigation or third party reports. Amnesty International, Human Rights Watch, इसके अलावा यूएन की रिपोर्ट्स भी हैं कुछ जो ये इंडिकेट करती हैं कि जो डिस एम्पावरमेंट है, पॉलिटिकल डिस एम्पावरमेंट है टुवर्ड्स इंडियन मुस्लिम, दैट्स अ रियलिटी, दैट्स नॉट अ फिक्शन. और उसके रीजंस है ना, उसके 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 जो
उसकी जो टेस्टिमनीज है वो ये हैं कि लेजिस्लेशन के तौर पे जो अभी रिसेंटली आई फॉरगॉट द नेम, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बिल, जिसके ऊपर एक नेशन वाइड एक अनरेस्ट भी हुआ था उस बिल के अगेंस्ट। वक्फ कौन सा? वक्फ 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 नो नो अमेंडमेंट बिल। नो 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 नॉट वर्क बिफोर वर्क, इट हैज समथिंग टू डू विद nationality something. अब anyhow CAA, Citizenship Amendment Act, the CAA. हाँ ओके। सो इसके अलावा इसके अलावा जो वी हैव सीन वीडियोस ऑफ लोकल एमपीज जो वहां पर जाकर वेंडर्स, जो लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको कह रहे हैं कि जी अगर आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी है तो आपने हिंदू नाम क्यों रखा हुआ है दुकान का, और आप जो है वो अगर अगर हिंदू हैं तो इस किस्म की, यानी कि वी हैव सीन दोस काइंड ऑफ गिमिक्स। ऑब्वियसली पता है ये गेम्स नहीं, लेकिन इससे जो खौफ है, जो एक पॉलिटिकल डिस एम्पावरमेंट है, वो एग्जिस्ट करती है। सो आई फॉर वन, ऑफ कोर्स यू एज अ बिलीवर ऑफ democratic rights, you are free to have your own opinion, and I'm free to disagree with it. So of course I would not agree, and I would rely on third party reports and third party propagation, and that's what my argument was initially. कि जो पर obviously जो Indian Muslims है, they are Indian. I cannot speak for themselves. They have their own agency. They have their own रिप्रेजेंटेशन। ऑफ कोर्स जो एक कोई कहीं भी अनजस्टिस होगा, एक या कहीं भी कोई परेशानी होगी, उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है, अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज के साथ कोई बुरा वाकया होता है, तो उसमें हम भी आवाज उठाते हैं, और आपको भी राइट है कि आप भी उस पर आवाज उठाएं। सो सेम गोस फॉर अस कि अगर माइनॉरिटीज इन इंडिया के साथ कोई ऐसा सलूक होता है तो हम भी उस पर बात कर सकें। मूविंग फॉरवर्ड, कश्मीर, I mean, Kashmir is such a problem, or such a nuance to the region कि कि उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है, इट्स अ वेरी क्लीशे थिंग, आप उसके ऊपर घंटों बात कर सकते हैं, बट I don't want to spend much on it, because I would like to only focus on the international aspect. There's a political solution, I would say, of course, but I just only want to focus on the international law aspect, because we both are I'm a student of law, you're a teacher of law. So international law के एस्पेक्ट में इंडिया एक तरफ ये कहता है कि जी वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहता, विच इज यूएन। इंडिया कहता है कि जी हम जो यूएन के मैंडेट्स हैं, जो यूएन ने रेजोल्यूशन पास की हुई है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन पास की हुई है, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। और क्या करते हैं हम कि जी हम ये बायलैटरल इशू है, ये बायलैटरल तौर पे ही हल होगा, जिसकी वजह से शिमला एग्रीमेंट हुआ था। मगर दूसरी तरफ वो फिर बायलैटरल टाइप, मतलब बायलैटरल जो रिलेशन है वो भी नहीं रखना ना। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेज कि एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट, और इट गोस रिगार्डलेस कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसने हमेशा यही मेंटेन किया है कि जी यूएन इंटरवीन ना करे, यूएन इसकी रिजोल्यूशन ना करे, ये बायलैटरल इशू है, ये जो हम दो पार्टीज मिलकर रिजोल्व कर लेंगे, और जिस पार्टी से इशू है उससे बात भी नहीं कर रहे। मतलब 2014 के बाद से कोई 10 साल 11 साल हो गए हैं, कोई फॉर्मल ऐसा कोई फोरम नहीं है कि जहां पर निगोसिएशंस, सही है वाजपेयी के दौर में, और जो 98 में वाजपेयी, और उससे पहले जब नवाज शरीफ थे, उसके बाद भी बहुत निगोसिएशंस रही। एक एटलीस्ट एक देयर वाज अ फील कि भाई ये बात करने से ही बात हल होती है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। इट्स जस्ट अ फिक्शन, इट्स जस्ट अ क्रेजी आइडिया कि जी पाकिस्तानी अगर कोई सोचे कि जी इंडिया कल से खत्म हो जाएगा, और इंडियन कोई सोचे कि जी कल से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, रियलिटी में ऐसा नहीं है। दोनों कंट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, दोनों के पास कैपेबिलिटीज है, दोनों के पास आर्मीज हैं, दोनों के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, और एक दोनों की जो पॉपुलेशन है वो इक्वली जो है ना, वो अपनी मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि जो है वो कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को बिल्कुल हस्ती से मिटा देगा, और बिल्कुल वाइप फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। So but when we see from the practical solutions in the international realm, कश्मीर इशू के लिए इंडियन गवर्नमेंट की ये जो टैक्टिक है, या ये जो मेजर्स हैं, इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। ये जी एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी यूएन इंटरवीन न करे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं
कि जी दूसरी तरफ जिससे बायलैटरल रिलेशन रखने हैं और जिससे रिजॉल्व करना है उससे बात ही नहीं कर रहे. सो द इशू कश्मीर का, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में भी जाएं, कश्मीर इज़ अ नर्व पॉइंट फॉर इंडिया, कश्मीर इज़ अ वीक पॉइंट फॉर इंडिया, पर्टिकुलरली बिकॉज कश्मीर असेंशियल है इंडिया के सेक्युलर नेचर के इस्टेब्लिशमेंट के लिए. The reason being, Kashmir is the only province, Kashmir is the only state in India which has a Muslim majority population. कश्मीर इंडिया का अकेला ऐसा सूबा है जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है. लीगली स्पीकिंग, India has always contended, India is always of the opinion, and which is, in my opinion, in my humble opinion, correct as well, that when the Britishers left, the princely states had their own powers, had their own authority to decide which country they wanted to join. The sovereign, the authority was to be exercised by the sovereign of the particular state. The sovereign at that time was the Maharaja, Maharaja Hari Singh at that time. So he exercised his authority, he signed the instrument accession in favor of India. Once that happened, Kashmir became legally a part of India. And that is the end of the debate. That is, from Indian perspective, that is the end of the debate. Once the instrument of accession was signed, instrument of accession जैसे ही महाराजा ने साइन किया, डिबेट वहीं ख़त्म हो गई. इन कश्मीर लीगली इंडिया का पार्ट बन गया. उसके बाद से जो भी इन्वेजन हुआ, पाकिस्तान में ऑब्वियसली उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है. कश्मीर में एक इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन था. इंडियन ओपिनियन में दैट वाज अ आर्म्ड इंसर्जेंसी फंडेड बाय पाकिस्तान अगैन. सो उसकी वजह से कश्मीर के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर हो गया. बीच में एक एलओसी खींच दी गई विच वॉज फॉर्मलाइज्ड. एलओसी, लाइक बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने एग्री किया कि शिमला एग्रीमेंट के बाद 1972 में दोनों ने एग्री किया कि दे वुड रिकॉग्नाइज LOC, they would not go claim any land beyond the LOC, they would not they would not encourage any kind of adventurism beyond the LOC, they would recognize LOC as the line of control between both the countries. UN का मसला आता है जहाँ तक कि UN इंटरवेंशन है, तो मुझे भी लगता है UN इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है. द कंडीशंस वर प्रिटी लेड डाउन, द कंडीशंस वर प्रिटी क्लियर. दोनों ही कंट्रीज अपनी अपनी आर्मीज विड्रॉ करके एक प्लेबिसाइड कराएंगी कश्मीर में, विच वॉज द रेजोल्यूशन एट दैट टाइम जो UN में पास हुआ था. बट अगेन द लीगल कॉम्प्लिकेशन जो आ जाता था उसमें वो था कि पहले कौन हटेगा, बिकॉज उसमें इश्यू ये था कि जो पहले हटेगा द अदर साइड वुड बी एबल टू मैनिपुलेट द रिजल्ट ऑफ दोज प्लेबिसाइड. सो पहले कोई हटा नहीं, ना पाकिस्तान की आर्मी वापस गई ना इंडिया की आर्मी वापस गई, वो प्लेबिसाइड कभी हो ही नहीं पाया. देन नाउ द फंडामेंटल इशू इन इंडिया इज़ कि आज की डेट में अगर आप कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पे जाके रिजॉल्व कराते हैं, देन द फर्स्ट इशू दैट कम्स अप इज़ कि डिसाइड कौन करेगा कश्मीर की जनता के लिए, कश्मीर की जनता. बट देन अगैन द इशू इज़ ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स सच डेमोग्राफिक चेंजेस हैव हैपेंड. कश्मीर की काफ़ी हद तक ओरिजिनल जो जमहूरियत थी, जो ओरिजिनल जनता थी कश्मीर की, वो जा चुकी है वहाँ से. कश्मीरी पंडित exodus which is pretty famous in India 1998 से 1991 तक. So they have been totally like expelled from the grassroots. They have been expelled. The population percentage in Kashmir is close to like minuscule percentage, close to 1% now. So now India's argument, इंडिया की जो शिकायत है वो प्लेबिसाइड के साथ भी, कि जब तक कश्मीर की ओरिजिनल जमहूरियत डिसाइड नहीं करेगी कश्मीर के लिए, तब तक हम कोई फैसला नहीं ले सकते. और कश्मीर की ओरिजिनल जमहूरियत तभी डिसाइड कर सकती है जब कश्मीर की ओरिजिनल जमहूरियत कश्मीर में रह रही हो. जो कि द आर्ग्यूमेंट इज कि ओवर द कोर्स ऑफ सो मेनी ईयर्स देयर हैज बीन सच एक्सट्रीमिज्म इन द वैली विच इंडियन गवर्नमेंट अगेन सेज इज फंडेड बाय पाकिस्तान. ओवर द कोर्स ऑफ सो मेनी ईयर्स द डेमोग्राफी ऑफ द वैली हैज चेंज्ड. कश्मीर वैली की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है. So now the people who are there, they're obviously sympathizing with Pakistan, or they are not sympathizing. Even if they are not sympathizing with Pakistan, they are not the original inhabitants of Kashmir any longer. So they don't get to decide. That is the entire argument of the Indian government. So and I would of course I would like to challenge it. Indian जो government की I'm really sorry कि I have to use this word. Please don't take it as offense. But I guess Indian policy, Indian government policy की I would say it's a hypocrisy. Okay, they are using they are using
द लॉ एज कन्वीनियंस विदाउट हैविंग एनी प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग और प्रिंसिपल पोजीशन। आपने मेंशन किया कि जो एक्सेशन थी कश्मीर की, दैट शुड बी एज पर द मैंडेट, शुड बी गिवन टू इंडिया। अगर ये प्रिंसिपल आप रखें तो फिर इस प्रिंसिपल के तहत हैदराबाद शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सो फिर इस प्रिंसिपल के तहत जूनागढ़ एंड मानागढ़ शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो द प्रॉब्लम इज कि यू हैव टू रिलाई ऑन प्रिंसिपल्स। आप ये नहीं कर सकते कि एक तरफ आप प्रिंसिपल्स को बोलेंगे जी ये तो कोई मैटर नहीं करता, एंड जस्ट पिक एंड चूज कि जी अच्छा यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल अच्छा लग रहा है और यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल अच्छा लग रहा है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम जिसकी जिसकी वजह से आई वुड से कि जो एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है वो नहीं हो पाता। बाकी आपने बात की कश्मीर की, आई आई एक्नॉलेज, क्योंकि ये यूएन की रिपोर्ट्स में है। आई आई एम नॉट कंटेस्टिंग कि यूएन की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि तकरीबन 2 से 3 लाख जो कश्मीरी पंडित से दे हैड टू फ्ली एज पर द यूएन रिपोर्ट्स, दे हैड टू फ्ली। मगर एट द सेम टाइम यूएन की रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो भी एक बहुत ही डिस्प्लेस हुई है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड सो। और उनकी उनकी भी जो तादाद है वो भी कोई 2 से 2.5 लाख के करीब है। इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक्नॉलेज करती है, इसको ह्यूमन राइट्स वॉच भी एक्नॉलेज करती है, इसको यूएन की रिपोर्ट्स भी एक्नॉलेज करती हैं। सो जो जो एक इशू पैदा होता है ना वो ये पैदा होता है कि इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट प्ले अ गेम के जी वो पिक एंड चूज करें कि जी ये चूंकि यहाँ पर ये प्रिंसिपल अच्छा है और वहां पे वो प्रिंसिपल अच्छा है। वी हैव टू स्टिक टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। कोई भी प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग को उस पर वी हैव टू स्टिक इट। दूसरी बात ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट एक तरफ, जो मेरा इनिशियल आर्गुमेंट था कि एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी यूएन की इंटरवेंशन के बगैर भी हम ये रिजॉल्व कर सकते हैं, तो एटलीस्ट पाकिस्तान से इंटरवेंशन जो जो डायलॉग है वो तो बंद नहीं हो ना। यानी कि वी हैव सीन कि जी इन द फेयरसेस ऑफ द वॉर्स, यानी कि बिल्कुल ब्रूटल वॉर्स के अंदर भी जो डायलॉग था वो खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अल्टीमेटली डायलॉग की बेस के ऊपर ही मसले मसले रिजॉल्व होते हैं। इंडिया की तरफ से हमेशा से यही हुआ है कि वो डायलॉग बंद कर देती है। आई डोंट नो वेदर इट्स बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर, आई डोंट नो वेदर इट्स जस्ट टू कैश पॉलिटिकल गेन और समथिंग, बट अगर आपने वॉर रखनी है, बैटल करनी है, करते रहें जी, आप अपनी ख्वाहिश पूरी करते रहें, लेकिन जो डायलॉग है वो तो बंद ना हो ना। क्योंकि और वो क्यों, क्योंकि आपने यूएन को मना कर दिया कि जी आप इंटरवीन नहीं कर सकते। सो इस डोमेन में यू नो मूविंग फॉरवर्ड, I would really like to know your opinion कि how to achieve, how to achieve peace, or how can we get there to a certain point of time कि जहां पर एटलीस्ट अगर पीस नहीं हो रहा तो एटलीस्ट पीस प्रोसेस या पीस प्रोग्रेशन हमें दिखे। सो अंडर अंडर करंट सर्कमस्टांसेस ये तो एक इम्पॉसिबल एक टास्क लग रहा है। आई थिंक आई एग्री विद यू, लग तो इम्पॉसिबल ही रहा है, बट आई थिंक देयर इज द सोल्यूशन भी इसका काफ़ी सिंपल है। दोनों स्टेट्स, आई थिंक देर आर पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर जो डायलॉग के लिए तैयार हैं। द ओनली रिजर्वेशन द इंडियन साइड हैज़ इज़ as soon as Pakistan stops funding or at least hosting terrorism, the only grievance, the only major grievance that India has against Pakistan, and which जो बार बार पॉलिटिकल रेटोरिक में भी यूज़ होता है कि हम एक टेररिस्ट फंडिंग स्टेट के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे। सो आई थिंक एज सून एज पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करना या फिर टेररिज्म को अपने सरजमी पे होस्ट करना बंद कर दे और एक क्रेडिबल क्रेडिबल इंटेंशन, क्रेडिबल एक्शंस, क्रेडिबल मेंटालिटी दिखाए भारत सरकार को कि दे आर टेकिंग such proactive steps to stop these kind of activities from happening on its soil and affecting India, I think Indian government would be more than willing to negotiate, to reach out a settled agreement, to reach out a solution for this kind of problem with Pakistan. कोई मसला नहीं होना चाहिए भारत सरकार को, as long as पाकिस्तान एटलीस्ट एक इंटेंशन, एक क्रेडिबल एक्शन दिखा पाए कि वो टेररिज्म को आगे से स्पॉन्सर नहीं करेगा या फिर टेररिस्ट आउटफिट्स को अपने सरजमी पे होस्ट नहीं करेगा। इसमें देखें इशू ये ना कि इंडिया ने आर्बिट्रली खुद ही डिसाइड कर लिया है। इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड आर्बिट्रली इटसेल्फ कि जी पाकिस्तान की कर रहा है, तो जब तक वो इसको रिजॉल्व नहीं करेगा तब तक हम उससे बात नहीं करेंगे। माय आर्गुमेंट वाज कि आपकी जो भी रिजर्वेशंस हैं वो बातचीत के डायलॉग के थ्रू ही हल होंगी ना। अगर आपने कोई कोई नो गो एरिया रखा हुआ है भी अपने लिए,
कि जी आप अपनी ये एक्शंस करना बंद करें तो फिर हम फर्दर आगे बात करेंगे। तो ये काम भी डायलॉग के थ्रू होगा। और अगर आपको लगता है कि डायलॉग नहीं हो पा रहे अच्छे, क्योंकि इंडिया को लगता है कि जी पाकिस्तान इज अ स्टेट, स्टेट फंडेड, जो जो स्टेट फंडेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है टेररिज्म की, सो फिर व्हाट्स द सॉल्यूशन? यूएन इज अ सॉल्यूशन। लेकिन इंडिया, हम देखते हैं इंडिया इंडिया वहां भी नहीं जा रहा है ना। सो जो 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 इशू है वो यही है कि फिर सही है, फिर ठीक है, हम फिर हम वेट करें किसी वॉर का, किसी अनफॉर्चुनेट वॉर का, किसी अनदर वॉर का, किसी अनदर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का, और दोनों तरफ के जो ह्यूमन लॉस है, जो ह्यूमन लाइफ्स लूज होंगे, और जो नुकसान होगा इकोनॉमी को, और इकोनॉमी को ना भी हो, कम से कम जो ह्यूमन लाइफ्स की जो की जो मतलब लॉस होगा, वो फिर हम वेट करें इसका। तो मेरा आर्गुमेंट ये था कि इंडिया कैन नॉट बी अ जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर ऑन इट्स ओन, कि जी वो पाकिस्तान के बारे में खुद फैसला कर ले कि जी आप ये काम भी कर रहे हैं, और आप जब तक अपने करेक्टिव एक्शन ठीक भी नहीं करेंगे तब तक हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, और जब आप हमें कुछ आप अच्छा बच्चा बन के दिखाएंगे तो फिर हम आपसे बात करेंगे। आई डोंट थिंक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हाउ दीज थिंग्स वर्क। यूक्रेन और रशिया के आप भी देख रहे हैं, वहां भी इतनी फियर्सेस वॉर के बावजूद भी एक एक डायलॉग चल रहा है, एक डिस्कोर्स चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी ये मामला था। सो माई ओनली आर्ग्यूमेंट है कि आई एम नॉट आस्किंग कि इंडिया अपनी पोजीशन को कंसीड कर ले। इंडिया कल से, मतलब, और मेरे कहने से होगा भी नहीं कि वो इंडिया बोले कि अच्छा ठीक है हम अपनी बात से विड्रॉ कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ऐसा करता होगा। आई एम नॉट सीइंग इट। आई एम सेइंग कि या तो यू हैव टू ऑप्ट टुवर्ड्स bilateral talk or go to the UN. Or the third option is war. So I, for one at least, I cannot be a warmonger. Uh, Pakistanis have witnessed, as a Pakistani, I witnessed war. It's a horrific thing. जो वो भी हमारी वॉर नहीं थी, यूएस ने हमारे ऊपर एक वॉर मुसलत कर दी जो अफगान वॉर हुई है। 20 साल उसमें जो हॉरिफिक टेरर अटैक्स थे, वो पाकिस्तान ने जो है वो बेयर किए हैं। We have lost hundreds and thousands of civilians in those activities. और obviously बात है उसमें पाकिस्तान ये भी कहता है कि वो those things have been fueled by India as well. So I for one can never propagate कि जी हम war करें। लेकिन इशू ये है कि जब इन दो ऑप्शंस, bilateral ties और bilateral negotiations और रेफरिंग टू द यूएन, जब ये दोनों ऑप्शंस बंद हो जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली वॉर ही बचती है, which would be a very unfortunate thing अगर सब होगी। Final remarks, Professor, how do you see things कि क्या होगा और क्या होना चाहिए from here? I think, simply speaking, you're right. Like India does not agree to the UN negotiated agreements, any UN intervention in this matter, because let's be honest, like West has had interest in the subcontinent for a long time, and West has played the divide and rule for a long time. I think I was watching this interview with the Pakistani defense minister yesterday, Khwaja Mohammad Asif. He also admitted uh, in the interview that Pakistan has been doing West's dirty work for almost 3 decades now. Like the question was asked to him, does Pakistan propagate terrorism, does Pakistan host terrorist outfit? It said like, we have been doing it for the West for the past 3 decades, and we are paying the price right now. We did something wrong for the West at that time, and we are paying the price for that now. So, and most of these international organizations, if we study them from the TOEL perspective as well, most of these international organizations are one way or the other influenced by the Western countries, US, UK, the European Union, those kind of countries. And they, in India's humble opinion, they might not always have India and Pakistan's best interest in mind whenever they are negotiating any kind of peace. So, in my opinion, going forward, the only way both the countries can achieve peace is through bilateral dialogue. No third party intervention, no third party involved, because we simply can't trust those parties, because they will pick and choose sides based upon their own convenience. अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो पाकिस्तान को चूज करेंगे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो इंडिया को चूज करेंगे, बेस्ड अपॉन जो भी उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा बेटर सूट कर पाए. So that's why we don't want any third party intervention. But going forward, I think bilateral relations, bilateral talks are the best way forward. It's just that
इंडिया या पाकिस्तान में से किसी को थोड़ी दरियादिली दिखानी पड़ेगी, थोड़ा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर, despite the efforts not being reciprocated by the other country, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर, जस्ट टू इंश्योर, ये कोई भी कर सकता है, इंडिया पाकिस्तान दोनों में से कोई भी कर सकता है, जस्ट टू इंश्योर पीस इज मेंटेन, पीस इज सस्टेन्ड एंड डायलॉग नेगोशिएटेड डायलॉग्स आर रीच्ड, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर दोनों में से किसी एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ बड़प्पन दिखाते हुए बात करनी पड़ेगी और इस टाइप की इन टाइप के मसलों का हल निकालना पड़ेगा। बी इट पाकिस्तान प्रोएक्टिवली शोइंग टू द इंडियन गवर्नमेंट की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वो फंड नहीं कर रहा है, टेररिस्ट कैंप्स को होस्ट नहीं कर रहा है, और द इंडियन गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली शोइंग कि इट इज़ नॉट एक्टिवली एक्टिंग अगेंस्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, या फिर इंडियन गवर्नमेंट अपना ट्रेड इतना ज़्यादा कर ले पाकिस्तान के साथ जस्ट टू शो अ गुड विल जेस्चर कि हम भी आपकी उतनी मदद करने को तैयार हैं जितनी आप हमारी मदद को करने को तैयार हैं। वी आर नॉट एनिमीज, वी आर नॉट परपेचुअल एनिमीज, सो वी कैन को एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड टुगेदर इफ़ वी ट्राई टू कोऑपरेट विद ईच अदर ऑन आवर ओन इश्यूज़। हम दोनों के कुछ कुछ इश्यूज़ है, अगर हम दोनों कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ तो सारे इश्यूज़ हल हो सकते हैं। We have to, I think, both the governments, someone has to play a active part, proactive part, and act like mature nations. And of course, couldn't agree more with your proposition कि दोनों में से किसी एक कंट्री को आउट ऑफ ऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा टू रिजॉल्व, क्योंकि ह्यूमन सफरिंग बहुत हो गई है। उस रीजन उस यू नो एज एज अ ह्यूमन राइट्स प्रोपिगेटर, जो कश्मीर असल में जो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो लोग सफर कर रहे हैं वो कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। उनकी पूरी जो इकोनॉमी है वो बेस अभी टूरिज्म पे करी थी, और इस वजह से यू नो दे विल टेक अ ह्यूज हिट। सो इस इशू को बायलैटरल अगर टाई से रिजॉल्व करना है तो दोनों कंट्री से बातचीत रखनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी बस बातचीत खत्म हो जाए। द मोर कन्वर्सेशन द बेटर। And once again, thank you so much, Professor Tadakat, for joining us. And happy to connect with you, and hopefully, talk to you in future. See you soon, Yasir. All the best.